दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ आज चुनाव आयोग ने चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान किया और उसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब देश अगले 8 महीनों तक यानी मई के महीने तक पूरी तरह से चुनावी मोड में रहेगा। और इस चुनावी शतरंज की बिसात पर राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से जो गोटियां चलने का काम शुरू किया, उसमें कौन गोटी किसने पहले चली, इस शतरंज की बिसात पर किसके प्यादे किसके मोहरे पहले चले गए, अब मुद्दा वो नहीं बचा, बल्कि मुद्दा अब वो बच गया है जिस मुद्दे के सहारे पिछले 9 सालों से इस देश में जिस प्रकार के चुनावी हिंदुत्व की पूरी बुनियाद तैयार की गई, उस बुनियाद के ऊपर जो निर्णायक हथौड़ा आज राहुल गांधी ने मारा, जो निर्णायक हथौड़ा आज कांग्रेस कार्य समिति ने मारा, उसके बाद से इस देश में चुनावी हिंदुत्व के लिए कितनी जगह बचती है कहना मुश्किल हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस पूरी बिसात की पूरी प्लॉटिंग किसी ने की तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नीतीश कुमार ने जिस मुद्दे को बिहार के दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, अब उस मुद्दे को जो पैन इंडिया विपक्षी पार्टी है, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिस प्रकार से उसने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, अब उस मुद्दे के सामने आरएसएस से लेकर बीजेपी तक, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, और इन सब के बीच सांप्रदायिकता को चुनावी बिसात पर सबसे आगे रखने की कोशिश करने वाली उस पूरी जमात के लिए खतरा पैदा होता दिख रहा है, जिस जमात ने अपनी पूरी सियासत ही इसी सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द शुरू की है। कहां फलस्तीन के मामले को, कहां इजराइल के मामले को लेकर इस देश में चुनावी बिसात तैयार करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक झटके में सीडब्ल्यूसी ने आज जो बाजी पलटी है, जरा उसकी कुछ बानगी मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए, पत्रकारों ने जब जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी से पूछा तो सीधा सीधा सवाल किया गया कि आप पत्रकार बंधुओं में से कितने लोग दलित समाज से आते हैं, हाथ उठाकर बताइए। हाथ उठाने वालों की भीड़ लगभग नील बटा सन्नाटा थी। कितने लोग पिछड़े समाज से आते हैं, इस बार भी भीड़ नील बटा सन्नाटा थी, हाथ ज्यादा उठे नहीं। और तभी राहुल गांधी ने वो चोट की जिस चोट की हिंदुत्व की बिसात, हिंदुत्व की पूरी चुनावी लड़ाई को लड़ने वाले लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी ने तभी कहा इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है, रिप्रेजेंटेशन तय करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। बकौल राहुल गांधी हिंदुस्तान में किसके पास कितना एसेट है, कितनी परिसंपत्तियां हैं, इसको तय करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। और उस खुलासे को भी राहुल गांधी ने आज कर दिया जो हम आपके साथ पिछले कई वीडियोज में करते रहे हैं कि दिसंबर के बाद यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो 3 दिसंबर की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होगा। और यदि एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सियासी मजबूरी बन जाएगी कि किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को पद से हटाकर वो मौका ओबीसी वर्ग को दिया जाए। तो ये वो चुनावी बिसात है, ये वो इलेक्टोरल ट्रैप है जिस ट्रैप में न सिर्फ बीजेपी फंस रही है, न सिर्फ आरएसएस फंस रहा है, न सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह फंस रहे हैं, बल्कि इस ट्रैप में पूरी तरह से वो नैरेटिव फंस रहा है जिस नैरेटिव के सहारे अगले 50 सालों तक सत्ता में रहने के दावे किए जाते रहे। 50 सालों की बात छोड़ दीजिए, सवाल 8 महीनों का है कि इन 8 महीनों में क्या होना है। सवाल यह है कि इस देश में आर्थिक विषमता और गैर बराबरी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में यदि कोई प्रस्ताव पारित किया है तो उसके पास उसके पक्ष में देने के लिए कई सारे तर्क हैं। कांग्रेस पार्टी की कमान एक दलित नेता के हाथ में है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष है। कांग्रेस के 4 में से 1 मुख्यमंत्री राजपूत है तो 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से, ओबीसी समाज से आते हैं। और जिस प्रकार का सामाजिक ताना बाना कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उस सामाजिक ताने बाने की कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी अब तक मुद्दे को शहजादे, बड़े खानदान, वंशवाद, परिवारवाद, इन तमाम चीजों को भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर सामने करती रही है। लेकिन क्या अब उस भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी?
जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों ने लगभग बौना बना दिया है। एक ऐसा मुद्दा, भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर हसन मुशर्रफ, अजीत पवार और छगन भुजबल नजर आए, जिनके ऊपर ईडी का नोटिस हो, जिनके ऊपर ईडी का नोटिस मिला हो, ईडी का नोटिस मिलने वाला व्यक्ति भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन जाए। जी हाँ, मैं असम की बात कर रहा हूँ। ईडी का नोटिस पाने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का निमंत्रण पाकर, ईडी का प्रेम पत्र पाकर विधानसभा में विपक्ष का नेता बन जाए। जी हाँ, मैं शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहा हूँ। और इन सब के बीच जिस प्रकार के मनी ट्रेल और करप्शन का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, संजय सिंह को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने उसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किए। आज तक पैसा कहां से आया, कहां गया, उसको लेकर के कोई सबूत देने में ईडी नाकाम रही। तो ईडी के सहारे इस देश की सत्ता पर काबिज होने, तीसरी बार काबिज होकर हिंदुस्तान की चुनावी बिसात को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बुनियाद को नए सिरे से परिभाषित करने की जो पूरी की पूरी हाइपोथेसिस है, जो पूरी परिकल्पना है, उस परिकल्पना पर आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ी चोट की है। आखिर इस चोट की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस पार्टी को हिस्टोरिकल कोर्स करेक्शन, ऐतिहासिक रूप से अपने स्टैंड में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? सब जानते हैं कि अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुई। 20 साल बाद आजाद भारत में पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन के लिए, उसके आकलन के लिए काका कालेलकर कमीशन बनाया गया। काका कालेलकर कमीशन ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। वो मामला कांग्रेस पार्टी के राज में ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में कांग्रेस पार्टी डालती रही और 1990 में जनता दल के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन की पहली सिफारिश, यानी 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में देने का ऐलान किया, और उसके बाद जब इस देश में बावेला मचा, उस बावेला मचाने में एनएसयूआई जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है और एबीवीपी जो आरएसएस का छात्र संगठन है, ये दोनों कंधा से कंधा मिलाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह का विरोध कर रहे थे। और उस विरोध की बुनियाद के साथ जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी नूरा कुश्ती इस देश में कांग्रेस बनाम भाजपा की खेलने की कोशिश शुरू हुई, उसमें दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली गई और दिनों दिन कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई। कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के उस मूव का समर्थन भी नहीं किया था। और उस ऐतिहासिक गलती की कीमत कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में अपनी सत्ता को गंवाकर, अपनी सियासत को कमोबेश गंवाकर चुकाने का काम किया। लेकिन इसी दौर में जो लोग सियासत में आगे निकल कर आए, जिन लोगों ने मंडल कमीशन के रास्ते अपनी जगह बनाई, आज वो सारे लोग, सारे दल, जनता दल परिवार की वो तमाम पॉलिटिकल ब्रांचेज, तमाम राजनीतिक शाखाएं जब आज की तारीख में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हिंदुत्व की सियासत को जब नफरत की चाशनी में लपेटकर, जब एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ नफरत की बुनियाद की आग पर सेकने की कोशिश हो रही है, उस दौर में यदि जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर सीडब्ल्यूसी ने एक दलित अध्यक्ष की अध्यक्षता में कोई प्रस्ताव पारित किया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, जाति जनगणना दलित समाज का मुद्दा नहीं है। दलितों की जनगणना हर जनगणना के साथ होती रही है। जाति जनगणना सवर्ण समाज का मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ओबीसी वर्ग का है। और इसी मुद्दे को आगे रखकर जो समाज के दूसरे मुद्दे हैं, मसलन ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को दिया नहीं, अब वो मुद्दा वहां बनेगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो मिल चुका है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वो मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। कुलियों के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक के बीच जा रहे हैं, खेती करने वाले, धान की बुआई करने वाले लोगों के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं। और इन सब के बीच आदिवासी चेतना, दलित चेतना, ईबीसी चेतना, ओबीसी चेतना, स्टूडेंट कॉन्शसनेस यानी स्टूडेंट चेतना, सरकारी वैकेंसियों को समय पर नहीं भरे जाने का मुद्दा, आरक्षण की प्रक्रिया को ढंग से उसका पालन नहीं किए जाने का मुद्दा, और इन सब से आगे बढ़कर
किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा। जब ये सारे मुद्दे कास्ट सेंसस के मुद्दे के इर्द गिर्द सप्लीमेंट्री इशूज यानी पूरक मुद्दे के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के और उसके चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख से तय नहीं होनी है। उस हिंदुत्व के दायरे में 52% ओबीसी है, उस हिंदुत्व के दायरे में तकरीबन 23% SC/ST समाज है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समाज है, लेकिन उसे रिप्रेजेंटेशन के नाम पर क्या मिला है? सिर्फ यही बताने के लिए कि 27 ओबीसी मंत्री हैं और उन मंत्रियों को काम कितना दिया गया है, उन्हें अधिकार कितने मिले हुए हैं। गुजरात लॉबी के, उस तथाकथित गुजरात लॉबी के सामने वो 27 ओबीसी के मंत्री क्या कर पा रहे हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं और ये सवाल जब आम जनता के बीच में जा रहा है तो साफ साफ दिखाई देता है कि यदि पिछले 9-10 सालों के दरमियान आम भारतीयों की, औसत भारतीयों की आय घटी है, उनकी आर्थिक रूप से उनकी कमजोरी सामने आ रही है, असंगठित क्षेत्र डिमोनेटाइजेशन के साथ टूट सा गया, तो उस असंगठित क्षेत्र के टूटने के बाद, उसके बिखरने के बाद कौन सा तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? स्वाभाविक है कि वो ओबीसी, दलित समाज, आदिवासी समाज का तबका था, जो लगभग कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्र से मिलने वाले रोजगार के सहारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उसकी आर्थिक गाड़ी, उसके परिवार का चक्का चल रहा था। लेकिन उस चक्के को लगाम लगाकर 5 किलो राशन के लिए जब पूरे समाज को घर में बिठाकर वोट बैंक के लाभार्थी में तब्दील करने की पूरी बुनियाद तय हुई, तो उस बुनियाद के ऊपर जिस निर्णायक चोट की जरूरत थी, उस निर्णायक चोट को देने का काम आज कांग्रेस कार्य समिति ने किया। और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली कांग्रेस कार्य समिति ने यदि नीतीश कुमार के मुद्दे के साथ अपने आप को पूरी सहजता के साथ क्लब किया है, तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी वो शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए इस पूरी चुनावी बिसात को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। देखना है अमित शाह की चाणक्य नीति कैसे इसका मुकाबला करती है। देखना है कि नरेंद्र मोदी खुद को चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा बताते रहे, कैसे इसका मुकाबला करते हैं। और देखना है कि जिस सामाजिक समरसता को समता के नाम पर थोपने की कोशिश, इक्वलिटी के नाम पर हारमोनी का चोला ओढ़ करके हिंदुत्व की बिसात को आगे बढ़ाने की जो कोशिश आरएसएस करता रहा है, उसे अब कितनी कामयाबी मिलनी है। क्योंकि व्यक्ति, समाज जब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे जा रहा हो, तो स्वाभाविक है कि सांप्रदायिक चेतना का ह्रास होगा, वो घटेगी, और सामुदायिक चेतना कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती हुई जाएगी। और इसी घटने और बढ़ने के बीच में हिंदुस्तान की सियासत अक्सर तय होती है। निर्णायक पंच राहुल गांधी ने मार दिया है। नीतीश कुमार ने बिसात बिछाई, राहुल गांधी ने पंच मारा, और उसके आगे 5 राज्यों की जनता विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं के साथ खुद को क्लब कर पाती है, यह पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के दलों की सांगठनिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। 3 दिसंबर तक तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर होगी, और उसके बाद इस देश में जिस नए नैरेटिव की चर्चा होगी, उस नए नैरेटिव के केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी का राम मंदिर का मुद्दा बनाम नीतीश कुमार और राहुल गांधी का जाति जनगणना और सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समता का मुद्दा होगा। मुद्दे की लड़ाई में व्यक्ति पीछे छूटेंगे, और ये आरएसएस के लिए, भाजपा के लिए, चुनावी हिंदुत्व के लिए दोस्तों किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो देखते जाइए होता क्या है। हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।